हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई अमेजिंग सीरीज की कहानी लेकर के आई हूँ, जो कि फनी, एडवेंचरस और कल्टीवेशन वर्ल्ड की एक कहानी है। और जो हमारा मेन लीड है वो वाकई में एक फनी कैरेक्टर है, जिसे देख करके आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले थोड़ी इसकी स्टोरी लाइन के बारे में बता देती हूँ। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो गलती से एक ऐसे फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहाँ पे उसे एक स्ट्रॉन्गेस्ट टीचिंग सिस्टम मिलता है, और ये सिस्टम उसे एक ऐसा टास्क देती है जो कि कंप्लीट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और उस टास्क के कंप्लीट करते ही जो हमारा मेन लीड है वो अपने रियल वर्ल्ड में जा पाएगा। तो चलिए बिना स्टोरी लाइन को और ज़्यादा रिवील किए हुए कहानी को करते हैं शुरू। अब जैसा कि इस तरह की जो कहानियाँ होती हैं वो 10,000 साल पहले या 20,000 साल पहले के नाम से शुरू होती हैं, लेकिन हमारी ये कहानी बिल्कुल विचित्र है। इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया जाता। अब कहानी की शुरुआत होती है और हमें प्रेजेंट डे को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक सेक्ट में बहुत सारे डिसिपल्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं, और इनमें से जो ज्यादा शक्तिशाली होगा उसे ही सेक्ट ओनर द्वारा अपने सेक्ट में लिया जाएगा। मीन्स कि एक तरह के वहाँ पे डिसिपल ट्रेनिंग चल रही होती है। जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा उसे ही सेक्ट में भर्ती किया जाएगा। अब हमें यहाँ पे एक लड़के चिन्हाओं को दिखाया जाता है, जो कि सेक्ट के जितने भी मास्टर्स होते हैं उन सबको अपनी पावर से डिफीट करता ही जा रहा होता है। जिसके दो दोस्त होते हैं और वो चिन्हाओं के लिए चेयर कर रहे होते हैं। और अब चिन्हाओ उन सभी मास्टर्स को डिफीट कर देता है, जिसके बदले में जो सेक्ट के लीडर होते हैं वो चिन्हाओ को अपने सेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। अब उसके दोस्त उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उसे बताते हैं कि तुमने हमारे विलेज का तो नाम ही रोशन कर दिया। अब वे दोनों दोस्त भी काफी खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चिन्हाओ को जब सेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो अपने इस पद का उपयोग करके वो उन्हें भी सेक्ट में ले लेगा। अब इस बात से वो दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि वो भी हाओचिन के साथ ही सेक्ट में इंटर करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब ग्लोरी हाथ लगती है तो लोग घमंडी हो जाते हैं। यहाँ हाओचिन भी ऐसा ही करता है। वो उन दोनों की बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम जैसे पुअर टैलेंटेड लोग मेरे साथ सेक्ट में नहीं चल सकते। अब ये दोनों दोस्त आपस में इंगेज्ड होते हैं। उनमें से जो लड़का होता है उसका नाम हेतिन होता है। वो यहाँ हाओचिन से ये आग्रह करने लगता है कि एज अ शिष्य ना सही, तुम हमें एज अ सर्वेंट क्वार्टर के जरिए सेक्ट में तो ले ही सकते हो। मीन्स कि वो सेक्ट में एंट्री पाने के लिए एज अ नौकर बनने को भी तैयार थे। अब हाओचिन तो इस बात पे भी नहीं मानता। वो उनसे कहने लगता है कि तुम्हारे अंदर जो क्वालिटीज हैं वो तो सर्वेंट बनने के भी लायक नहीं हैं। इस पे हेतिन उसे याद दिलाता है कि विलेज से यहाँ तक आने तक जितने भी तुम्हारे खर्चे थे वो मैंने सब उठाए हैं, तो कम से कम इसी के बदले में तुम हमें अपने साथ सेक्ट के अंदर ज्वाइन करवा लो। अब ये बात सुन करके जो हाओचिन होता है उस पर भड़कने लगता है, लेकिन वो जो लड़की होती है उसे शांत करवाती है। और अब हम यहाँ पे पासा पलटते हुए देखते हैं कि वो लड़की खुद ही यहाँ पे चेंज हो जाती है। मीन्स कि जिधर ही पल्ला भारी होता है वो उधर ही झुकने लगती है। वो तो हेतिन की फियांसे यानी कि मंगेतर होती है, लेकिन यहाँ पे हाओचिन पे डोरे डालते हुए कहती है कि क्यों ना मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तुम्हारे साथ सेक्ट में चलूं। अब हाओचिन भी एक नंबर के यहाँ ठरकी होता है। वो भी इस बात पे मान जाता है क्योंकि उसे एक सेविका की जरूरत होती है। यहाँ पे वो लड़की हेतिन से एंगेजमेंट तोड़ देती है, ये कहते हुए कि तुम मात्र एक मॉर्टल मैन हो और तुम्हारी कल्टीवेशन काफी लो है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ वापस तो विलेज नहीं जा सकती। अब ये सुनते ही हाओचिन उसकी प्रेमिका को अपने बाहों में लेते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरी अच्छे से सेवा की तो मैं तुम्हें उस सेक्ट का फॉर्मल डिसिपल बना दूंगा। अब इस बात पे हेतिन को बड़ा गुस्सा आता है और वो हाओचिन पे अटैक करने के लिए जा पहुंचता है, लेकिन हाओचिन काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो इसे एक झटके में ही नीचे गिरा देता है। और जैसे ही उस पे अटैक करने के लिए वो आगे बढ़ता है, सेक्ट के लीडर उसे एक ब्लड शॉट वेपन गिफ्ट करते हैं और उसे कहते हैं कि इस तलवार पे खून की आहुति लगने से ये बिल्कुल किसी मैजिकल वेपन की तरह इल्यूमिनेट हो जाएगी। अब हाओचिन उस तलवार को लेकर के आगे बढ़ता है और हेतिन से कहता है कि इस तलवार से मरना तुम अपनी खुशकिस्मती समझो, क्योंकि एक मॉर्टल होने के नाते तुम्हें ये अवसर मिलेगा कि इस ट्रेजर नामक तलवार से मारे जाओगे। अब जैसे ही वो उस पर अटैक करने वाला होता है वहाँ पे एक तेज रोशनी चमकती है और हमारा मेन लीड अपीयर होता है। इसका नाम जियांग है और वो टेलीपोर्टेशन एरे के जरिए वहाँ पे अपीयर हुआ है। आगे जो सेक्ट लीडर होता है वो जियांग को यहाँ धमकी देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्ट के मामले में इस तरह से टांग अड़ाने की। अब हाओचिन के साथ वो सभी मास्टर भी यहाँ एक साथ ही ढाबा बोल देते हैं उस जियांग पे। लेकिन जियांग यहाँ पे अपने आने की वजह उन्हें बताता है कि मैं यहाँ पर अपने एक शिष्य को चूज करने आया हूँ, जिससे सेक्ट लीडर और मास्टर्स को लगता है कि वो उनके पावरफुल स्टूडेंट यानी चिन्हाओ को यहाँ से ले जाने आया है। इसीलिए वे सभी एक पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और जियांग पे अटैक करते हैं। अब उस फॉर्मेशन से एक विशालकाय तलवार रिलीज होती है जो तेजी से जियांग पे अटैक करने के लिए बढ़ रही होती है। लेकिन हम यहाँ जियांग को देख रहे होते हैं जो चुपचाप से खड़े खड़े उन सभी को देख करके सिर्फ मुस्कुरा रहा होता है।
और मात्र अपने एक ही मूव का यूज करता है और उनके फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वे सभी नीचे जमीन पे गिर जाते हैं। आगे जियांग उनसे कहता है कि अब और कोई है जो मुझे रोकने की हिम्मत करे, जिस पे वो सभी सेक्ट लीडर यहाँ जियान को सॉरी कहते हैं, साथ में थैंक यू भी कहते हैं कि उसने उनकी जान बख्श दी है और वो चाहे तो चिन्हाओ को अपना डिसिपल बना के यहाँ से ले जा सकते हैं। जिस पे चिन्हाओ भी यहाँ मौके का फायदा उठाता है और उसे लग रहा होता है कि सबसे ज्यादा पावरफुल मास्टर तो यही है, इसीलिए मुझे इनके सेक्ट में ही जाना चाहिए। इसलिए वो जियांग को अपना मास्टर कहने लगता है, जिस पे जियांग उसकी तरफ देख के कहता है कि मैं तुम्हें अपना डिसिपल थोड़ी ना बनाने आया हूँ, मैं तो इस बंदे को चूज करने आया हूँ जिसका नाम हेतिन है। अब हेतिन चारों तरफ देखने लगता है और सोचता है कि क्या इन्होंने मुझे चूज किया है। अब इस बात से आग बबूला हाओजिन उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलर हूँ और मेरी शक्तियाँ सबसे ज्यादा असीमित हैं, तो आप इससे निकम्मे हेतिन को कैसे डिसिपल अपना चूज कर सकते हो। जिस पे यहाँ जियांग उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम अपने आप को इतना ही ज्यादा टैलेंटेड और पावरफुल मानते हो तो 1 महीने की प्रैक्टिस करने के बाद हम वापस से इसी जगह पे मिलेंगे और तुम दोनों के बीच में एक कंपैरेटिव कंपटीशन करवाएंगे, जिससे ये साबित हो जाएगा कि तुम दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है। जिस पे हाओजिन भी गुस्से से वहाँ पे कह देता है कि तो फिर ठीक है, ये भी साबित हो जाएगा कि आपने मुझे ना चुन करके इसे हेतिन को चूज किया है, तो मीन्स के एक कचरे को ढेर को ही सिलेक्ट किया है। अब आगे वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होती है जिससे वे दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और वे दोनों टेलीपोर्ट होते हुए 3 रिल्म्स में से एक रिल्म में पहुँचते हैं और यहाँ हेतिन को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। जिस पे जियांग उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और मुझे इन तीनों लोगों को ढूंढने में 10 से भी ज्यादा साल लग गए हैं, तो क्या तुम अभी मुझे आम इंसान ही समझते हो। जिस पे हेतिन यहाँ झुक जाता है और उसे अपना मास्टर कंसिडर करने लगता है। अब जैसे ही हेतिन यहाँ जियांग को मास्टर कह के पुकारता है, हमें इस कहानी की रियल स्टोरी का पता चलता है। जियांग के सामने एक सिस्टम वहाँ पे अपीयर होती है जो उसे बताती है कि तुमने आखिरकार मिशन को कंप्लीट कर लिया है। अब ये सुनते ही जियांग यहाँ पे राहत की सांस लेता है कि फाइनली उसने सिस्टम के द्वारा दिया गया इतना डेंजरस टास्क को कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे ही वो ये बात कहता है कि अब आगे से मैं इस तरह का काम नहीं करूंगा, उसकी सिस्टम उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस को याद दिलाती है। अब कहानी यहाँ पीछे चलती है जहाँ हमें जियांग के पास्ट को दिखाया जाता है, जो कि रियल वर्ल्ड में एक एक्टर होता है जहाँ पे किसी ड्रामे की वो शूटिंग कर रहा होता है। यहाँ पे उसका रोल एज अ मास्टर होता है, जहाँ पे उसे कुछ डायलॉग्स दिए जाते हैं परफॉर्म करने को। लेकिन यहाँ जो जियांग होता है वो मास्टर की तरह डायलॉग्स ना देते हुए एक राजा की तरह डायलॉग्स वहाँ पे देने लगता है, जिस पे डायरेक्टर उसे गुस्सा होते हैं और उसे अपना लंच ले करके एक दूसरे शो में जाने को कहते हैं। बेचारे जियांग को डायरेक्टर ने फायर कर दिया होता है, इसलिए वो चुपचाप से उस स्टूडियो से बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी उसके जो पैर होते हैं नंगी तारों पे पड़ते हैं और उसे एक जोरदार शॉक लगता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे पता चलता है कि वो जिस ड्रामे में परफॉर्मेंस दे रहा होता है अब वो उसी ड्रामे के अंदर है, जहाँ चारों तरफ उसे उड़ते हुए डिसिपल्स दिखते हैं। और ये जानकर वो काफी खुश हो जाता है कि अब वो ड्रामे के वर्ल्ड के अंदर है। लेकिन तभी उसके सामने एक सिस्टम अपीयर होती है। यहाँ पे वो सिस्टम को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो एक फेमस एक्टर जियांग है। ये सुनते ही सिस्टम उस पर हंसने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम किस तरह के एक्टर हो, जो एक लंच बॉक्स के लिए अपनी शिफ्ट चेंज करता है और मात्र लंच बॉक्सेस के लिए अलग अलग तरह के छोटे मोटे रोल्स करता है। लेकिन अब तुम्हारी किस्मत पूरी तरह से चेंज होने वाली है, क्योंकि मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ और अब तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि तुम अपनी किस्मत को चेंज कर सकते हो। अब ये सुनते ही जियांग जो होता है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए अपनी बड़बोली यहाँ शुरू कर देता है। उसे लगता है कि ये सिस्टम किसी अलादीन के जिन की तरह है जो उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरी कर देगा, इसीलिए वो बिना रुके अपनी एक एक करके इच्छाएं उसे बताने लगता है। पहली इच्छा वो अपनी ये बताता है कि अगर वो इस ड्रामे के वर्ल्ड में है तो वो यहाँ का नायक बनना चाहता है, जिसे कोई भी ना हरा सके और इसमें इतनी ज्यादा कल्टीवेशन की पावर हो कि वो पूरी दुनिया पे अपना राज करे। उसके हाथों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो किसी चीज को भी छुए तो वो गोल्ड में ट्रांसफर हो जाए, और साथ ही उसे इतना ज्यादा पावरफुल बनना है कि कोई इसके सामने खड़ा होने की भी हिम्मत ना कर सके। अब इस तरह की बेबाक और एक पे एक इस तरह की इच्छाओं को सुन करके वो जो सिस्टम होती है वो उससे फेड अप हो जाती है और उसे ये कहते हुए कि तो फिर तुम इसी सपने में जियो, मैं तो चली यहाँ से। अब हमें यहाँ 3 साल के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ भी जियांग उसी ड्रामे में फंसा है और वहाँ से निकलने के लिए वो सिस्टम को याद कर रहा है और किसी कोल्हू की बैल की तरह वहाँ पे काम किए जा रहा है। अब जैसे ही जियांग अपना काम स्लो करता है उसे एक बिजली हिट करती है और उसे कहती है कि अगर तुमने जल्दी जल्दी इस खान को नहीं खोदा तो तुम्हें आज रात का खाना भी नहीं मिलेगा। अब 3 साल से बेचारा इसी सिचुएशन में पड़ा है, लेकिन आखिरकार उसकी सिस्टम फिर से रीअपेयर होती है और उससे कहती है कि तुम्हारी ये स्थिति देख के मुझे तुम पे दया आ गई है और अगर तुम्हें अपनी गलती पे एहसास है और फिर से बड़बोलों की तरह
अपनी इम्पॉसिबल इच्छाएं एक पे एक मुझ पे नहीं लादोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन फिर से जियांग जो होता है अपने आदत से मजबूर यहाँ पे उससे इंटरप्ट करते हुए उसे कहने लगता है कि मैं अब अपनी बकवास नहीं करूँगा। अब ये सुनते हुए फिर से उसकी सिस्टम वहाँ से जाने लगती है, जिसपे जियांग उसे ये कहते हुए मना लेता है कि मैं अब उस तरह की इच्छाओं को तुमसे नहीं मानूंगा और मैं यहाँ पे इस पूरे ड्रामे का नायक भी नहीं बनना चाहता। तुम बस इतना करो कि मुझे अपने घर वापस पहुँचा दो। आगे वो यहाँ अपने हाथ पैर जोड़ने लगता है तो सिस्टम उसे एक रास्ता बताती है कि अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम्हें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट का निर्माण करना होगा और ऐसा सेक्ट बनाना होगा जहाँ पे तुम्हें अलग अलग तरह के डिसिपल्स को चूज करके इस सेक्ट में भर्ती करने होंगे। वो जो शिष्य होंगे पूरी तरह से न्यू होंगे, तो तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट पैकेज और ट्रेजर्स को ऑफर करते हुए उन न्यू बीज को अपने इस सेक्ट में तुम्हें भर्ती करना होगा और उन्हें फाइटिंग स्किल्स के साथ साथ बहुत सारी एबिलिटीज सिखाने होंगे, जिसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम उनके लिए एक मास्टर की तरह होगे। और उन्हीं डिसिपल्स को चूज करते हुए तुम्हें एक यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट का निर्माण करना होगा और इस टास्क को कंप्लीट करते ही तुम यहाँ से जा पाओगे। सो गाइस, अब इसी के साथ ही ये एपिसोड यही फिनिश होता है और ये थी इस सीरीज के पहले एपिसोड की कहानी। सो आप लोगों को ये नई सीरीज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत ही जल्द इसके नेक्स्ट एपिसोड बैक टू बैक मैं लाऊंगी, तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।